ताकतवर मुल्क अपनी चालें चलते हैं तो मोहरे हमेशा छोटे देशों को ही बनाया जाता है और फिर उसी खेल को वैश्विक राजनीति का नाम दे दिया जाता है। नमस्कार, विश्व युद्ध देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन आज एक ऐसे छोटे से द्वीप ताइवान को लेकर आमने सामने खड़ी हैं। देखने में ये लड़ाई जमीन के एक टुकड़े की तरह लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे ऐसा खजाना छिपा है जिसके बिना आधुनिक दुनिया की रफ्तार थम सकती है। आज की दुनिया में असली ताकत सिर्फ हथियार या सैनिकों से नहीं होती, बल्कि तकनीक से तय होती है, और इस तकनीक की रीढ़ है सेमीकंडक्टर चिप्स। यही वजह है कि ताइवान अचानक दुनिया की सबसे अहम जगहों में से एक बन गया है, या यूं कहे कि दुनिया की सबसे अहम जगहों में शामिल हो गया है। जिसके पास चाबी उसके पास तिजोरी, और इस वक्त दुनिया की टेक्नोलॉजी की तिजोरी की चाबी ताइवान के हाथ में है। यही कारण है कि दोनों महाशक्तियां इसे अपने पाले में करना चाहती हैं। ताइवान कोई साधारण द्वीप नहीं है, बल्कि दुनिया की चिप फैक्ट्री है। यहाँ की दिग्गज कंपनी दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती हैं। ये वही चिप्स है जो हर आधुनिक डिवाइस की जान है। आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, एआई सिस्टम, इलेक्ट्रिक कार, यहाँ तक कि अत्याधुनिक हथियारों तक हर जगह इन चिप्स का इस्तेमाल होता है। F-35 लाइटनिंग सेकंड जैसे अमेरिकी फाइटर जेट भी ताइवान की चिप्स पर निर्भर हैं। तो अब जरा सोचिए कि ताइवान अमेरिका के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चीन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में हिंसा बढ़ती जा रही है, क्यों ताइवान को लेकर हमेशा अमेरिका और चीन आमने सामने आ जाते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ताइवान का मुद्दा इस तरीके से उठ रहा है। इससे पहले भी ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका सामने आए थे, क्योंकि ताइवान अमेरिका और चीन के लिए बेहद जरूरी है। और वो कैसे, वो अभी आपने समझा। अगर किसी दिन ताइवान की फैक्ट्रियां बंद हो जाएं या चीन वहां कब्जा कर ले, तो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री से लेकर डिफेंस सिस्टम तक पर ताला लग सकता है। सोचिए ताइवान कितना जरूरी है अमेरिका के लिए कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो फिर अमेरिका का हाल बेहाल हो जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखता है। लेकिन अब के हालात को देखकर तो ये लगता है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के तेल को लेकर इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि ताइवान पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ईरान युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, उसके बाद भी निराशा हाथ लग रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज आकर एक बयान देते हैं। एक बयान आता है कि सीज फायर की टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है, अगले दिन ये बयान आता है कि अब सब खत्म होगा। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अगर हॉर्मुज में कोई जाल बिछाता नजर आए तो तुरंत बल प्रयोग का इस्तेमाल करो। ये अमेरिकी नौसेना को डोनाल्ड ट्रंप ने जो है आदेश दे दिया। वही अब चाइना और ताइवान का जो ये सिरदर्द वाला जो बखेड़ा है, ये डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को भी कब्जे में करना चाहते हैं और ताइवान को भी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सच में ताइवान की सुरक्षा के लिए चिंतित है या उसे सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब अपने स्वार्थ सामने आते हैं तो नैतिकता पीछे छूट जाती है, और यही है अमेरिका की असलियत। अमेरिका वही करता है जो उसके हित में होता है। वेनेजुएला से तेल लेना हो या फिर ईरान को पीछे धकेलना हो, अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में इस वक्त किसी के रिश्ते और किस देश में किस तरीके की परेशानियां हैं, ये मायने नहीं रखता। इस वक्त अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ मायने रखता है वो है ताकत। जिसके पास जितनी ताकत होगी वो उतना दूसरों को नीचे दबा सकता है। यही अमेरिका करना चाहता है और यही चीन करना चाहता है। चीन भी ताइवान को नहीं छोड़ना चाहता और अमेरिका भी ताइवान को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अगर एक बार छोड़ दिया तो फिर दोनों दुश्मन आमने सामने होंगे और फिर चलेगा महायुद्ध का महाढोंग।
तो अगर हम बात करें चीन की, तो चीन की नजर भी ताइवान पर सिर्फ जमीन के लिए नहीं है। वो जानता है कि जब तक उसके पास एडवांस चिप बनाने की तकनीक नहीं होगी, तब तक वो सच्चा सुपर पावर नहीं बन सकता। अगर इतिहास में देखें तो अमेरिका और सोवियत को सुपर पावर कहा जाता, तो उसके बाद रूस बना, जिसके बाद रूस को भी सुपर पावर कहा जाने लगा। और अब चीन भी इसी श्रृंखला में, इसी लाइन में शामिल होना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका उसके अरमानों पर हमेशा पानी फेरता नजर आता है। अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद चीन अभी तक ताइवान जैसी तकनीक हासिल नहीं कर पाया है। ऐसे में ताइवान पर कब्जा करना उसके लिए शॉर्टकट जैसा है, एक ऐसा दांव जो उसे सीधे शीर्ष पर पहुंचा सकता है। हाल ही में ताइवान स्ट्रेट में बढ़ती सैन्य हलचल इसी संघर्ष का संकेत है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की मौजूदगी इस बात का इशारा है कि वो इस सिलिकॉन खजाने को चीन के हाथ में जाने से रोकना चाहते हैं। यानी अमेरिका ये नहीं चाहता कि चीन किसी भी तरीके से उससे ज्यादा शक्तिशाली बने, क्योंकि अमेरिका का तो सीधा है कि सुपर पावर या तो हम बनेंगे या तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बनने देंगे। तो ये अमेरिका का साफ सीधा सा फंडा है। वहीं चीन सुपर पावर की लाइन में अमेरिका से आगे बढ़ना चाहता है। चीन इसे अपनी रेड लाइन मानता है। उसके लिए ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और चाइना ड्रीम का हिस्सा है। ऐसे में टकराव की आशंका और भी बढ़ जाती है। तो आज की दुनिया में अगली बड़ी जंग तेल के लिए नहीं है, बल्कि सिलिकॉन के लिए हो सकती है। ताइवान का ये सिलिकॉन शील्ड उसे एक अनोखी सुरक्षा देता है। दुनिया उसे इसीलिए बचा रही है क्योंकि वो खुद उसके बिना अधूरी है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की गर्दन पकड़ सकता है। जिसकी लाठी उसकी बहस, और फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में वही नियम लागू होगा। अब जरा नजर डालते हैं ईरान और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर, जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है, जहां तेल की राजनीति अपने चरम पर है। यहां से दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है, और अब ईरान ने इस पर टोल टैक्स लगाकर एक नया मोर्चा खोल दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नया सिरदर्द ईरान ने सामने रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि वो दबाव में आने वाला नहीं है। वो एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और यहाँ दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अमेरिका कुछ और कहता है, ईरान कुछ और कहता है। ईरान ने तो कुछ जहाजों को रोककर यह संदेश दे दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही खेलेगा। इससे वैश्विक व्यापार और तेल की कीमतों पर सीधा असर पड़ा है, और दुनिया एक बार फिर अस्थिरता की ओर बढ़ती दिख रही है। अब इस पूरे खेल में अमेरिका की भूमिका फिर सवालों के घेरे में है। एक तरफ वो शांति की बात करता है, दूसरी तरफ हर जगह अपनी ताकत झोंक देता है। आग भी वही लगती है और पानी भी वही लेकर दौड़ता है। यानी आग भी खुद ही लगाता है और पानी भी खुद ही लेकर दौड़ता है। ये उसकी पुरानी रणनीति रही है। अमेरिका की दोहरी नीति अब दुनिया से छिपी नहीं है। जहां फायदा दिखा वहां दखल, जहां नुकसान का डर वहां पीछे हटने का नाटक। ये खेल लंबे समय से अमेरिका खेलता आ रहा है। तो कुल मिलाकर दुनिया इस वक्त दो बड़े मोर्चों पर खड़ी है। एक तरफ सिलिकॉन की जंग, दूसरी तरफ तेल की राजनीति। दोनों ही जगह हालात ऐसे हैं कि छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। आखिर में सवाल यह है कि क्या ये ताकतवर देश अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू में रख पाएंगे, या फिर पूरी दुनिया को एक और बड़े संकट में झोंक देंगे। क्योंकि जब बड़े खिलाड़ी भिड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। तो अब यह देखना होगा कि ईरान और अमेरिका क्या करते हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि उसे रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैदान में दोनों देश है, एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान, उसका दोस्त चीन और रूस। और इसी बीच बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है ईरान का मॉस्किटो फ्लीट। जी हाँ, मॉस्किटो फ्लीट ईरान का काफी ज्यादा चर्चा में है। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉस्किटो फ्लीट क्या है, तो इसको बेहतर तरीके से समझिए। और कैसे, इसी को समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी नैना के पास, और नैना से जानते हैं कि आखिर ईरान करना क्या चाह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। देखिए, सबसे पहली बात, बड़ी खबर के साथ में ट्रंप ने अपनी नेवी को बड़ा आदेश दिया है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर, आइए आपको बताते हैं। तो यूएस की नौसेना
को डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आदेश है। जी हां, बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का आदेश, हॉर्मुज में जहाजों को तबाह करने का यह आदेश है। बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों पर बड़ा एक्शन होगा। छोटे बड़े शिप को भी तबाह करने के आदेश दिए जा चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब समंदर में अपनी ताकत को किस तरह से दिखा रहे हैं, समझिए। यूएस नौसेना को डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आदेश है, हॉर्मुज में जो जहाज नजर आ रहे हैं उन्हें तबाह कर दिया जाए। बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों पर बड़ा एक्शन होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जो छोटे बड़े शिप हैं उन्हें भी तबाह करने का आदेश ट्रंप की तरफ से सीधा दिया जा चुका है। और ये माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये सीजफायर असल में बड़ा घातक है, क्योंकि अब घेराबंदी सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जा रही है। और जिस रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने नौसेना को और भी ज्यादा एक्टिव मोड में लाने की बात कही है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सीजफायर बस यूं ही नहीं बल्कि बड़े खतरे, बड़े तूफान की एक तरह से चेतावनी है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बड़ा बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप कर रहे हैं बड़ा दावा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा पूरा नियंत्रण है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान को नहीं पता कि आखिर उनका लीडर कौन है। अंदरूनी लड़ाई की वजह से ईरान हार रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हमारी मंजूरी के बगैर कोई भी जहाज आ जा नहीं सकता। ईरान की डील करने तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है। समझिए डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर यही बयान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका बड़ा दावा है। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है। ईरान ये जानता ही नहीं कि आखिर उनकी लीडरशिप किसकी है, उनका लीडर कौन है, आखिर किसकी बात उन्हें सुननी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर अंदरूनी लड़ाई का आरोप लगाया। अंदरूनी लड़ाई की वजह से ईरान हार गया। हमारी मंजूरी के बगैर कोई जहाज आ जा नहीं सकता, ये बड़ा दावा ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ईरान की डील करने तक ये तमाम नाकेबंदियां जारी रहेंगी जो हॉर्मुज स्ट्रेट में एक तरह से उनकी तरफ से लगाई गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर से चली है दोहरी चाल। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर चली दोहरी चाल। पाकिस्तान की एक बार फिर से असलियत सामने आ गई है। दरअसल ईरान यूएस डील में पाकिस्तान का नया प्रस्ताव है, हॉर्मुज खोलो ब्लॉकेज हटाओ प्रस्ताव। पाकिस्तान ने ईरान को दरअसल ये नया प्रस्ताव दिया। ईरान अमेरिका बातचीत में ये नया मोड़ माना जा रहा है। इस प्रस्ताव में दरअसल हॉर्मुज को लेकर बात कही गई है, हॉर्मुज खोलो और ब्लॉकेज हटाओ, यानी कि ये खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से पहल की जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ नाकेबंदी की जा रही है, दूसरी तरफ लगातार तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। हॉर्मुज पर सीधे सीधे ईरान ने कहा है कि जो भी जहाज यहां से निकलेगा बगैर परमिशन नहीं, और जो निकलेगा उसे टोल तो देना पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की ये मनमर्जी हम चलने नहीं देंगे। अब जिस रूप में हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां पर ब्लॉकेट लगाया गया है, और यही वजह है कि अब उसे हटाने को लेकर बातें कही जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। ईरान ने अपने हालात के आधार पर अपनी रणनीति तैयार की और पूरी जंग में अपनी विशेष रणनीतियों पर ही एक तरह से वो चलता रहा है। और यही वजह रही कि भले ही ईरान को शुरुआत में कुछ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो भारी पड़ता दिख रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और ड्रोन पावर है। उसकी मिसाइलें भले ही कम रेंज की हैं, लेकिन वो बेहद शक्तिशाली और उन्नत है। इसके अलावा उसके ड्रोन बेहद शक्तिशाली होने के साथ सस्ते भी हैं। ईरान ने इस युद्ध में दुनिया को सस्ते हथियारों की अहमियत दिखा दी। उसके सस्ते और लंबी दूरी के ड्रोन ने अमेरिका के हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम की करोड़ों की मिसाइलें बर्बाद कर दी, जिससे न केवल अमेरिकी हथियारों की साख कमजोर हुई, बल्कि उस पर आर्थिक बोझ भी पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान के 150 से ज्यादा जहाज समंदर की गहराई में जा चुके हैं। अमेरिका लगातार ईरान की नौसेना के खत्म होने का दावा करते रहे। इसके बावजूद ईरान का हॉर्मुज पर नियंत्रण बना हुआ है।
IRGC ने समंदर में 2 जहाजों पर कब्जा करने का दावा किया। IRGC ने इस ऑपरेशन की तस्वीरें भी जारी की। इनमें एक बड़े जहाज के करीब ईरान की छोटी स्पीड बोट से जवान पहुंचते दिखे। इनके जरिए ईरान के जवान जहाजों तक पहुंचते हैं और जहाजों पर कब्जा कर लेते हैं। ये वाकया ये बताने के लिए काफी है कि ईरान की छोटी स्पीड बोट्स हॉर्मुज के करीब कितनी तेजी से ऑपरेशन कर सकती है। ईरान के मॉस्किटो फ्लीट में करीब 1500 छोटी स्पीड बोट्स हैं, जो समंदर की उथली लहरों पर उछलते हुए किसी भी जहाज तक पहुंच सकती है या उन पर हमला कर सकती है। खबरों के अनुसार मॉस्किटो फ्लीट की स्पीड बोट्स पर मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। इन पर नस्र, कोसार, कादिर और जाफर जैसी मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा इन बोट्स पर करीब 1000 किलोमीटर रेंज वाली अबू मेहदी मिसाइल भी तैनात की गई। साफ है कि ईरान की ताकत कम भले ही हुई हो, लेकिन अभी भी बरकरार है और ये ताकत हॉर्मुज में दहशत फैलाने के लिए काफी है, क्योंकि ईरान को दहशत फैलाने के लिए केवल एक बार जहाज पर सफल हमला करना होगा, जबकि अमेरिका को अपने दोस्तों को सुरक्षित होने का एहसास कराने के लिए हर जहाज को हर बार और हर हथियार से बचाना होगा। साफ है कि हॉर्मुज को लेकर अमेरिका का टास्क बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं ईरान के छोटे और बेहद खतरनाक हथियार मॉस्किटो फ्लीट के बारे में, जो चर्चा का विषय है और कैसे ईरान ने तैयार की है अपनी ये नई सेना जिसे मॉस्किटो फ्लीट कहा जा रहा है। और ये छोटी छोटी मच्छरों रूपी जैसे उसकी ये सेना कैसे नाक में दम कर सकती है दुश्मनों के। दरअसल बताया जाता है ये छोटी और तेज नावों का झुंड है जिसे मॉस्किटो फ्लीट एक तरह से नाम दिया गया है। ये एक साथ झुंड में हमला करने में माहिर मानी जाती है। जहाजों के रडार और डिफेंस सिस्टम पर सीधा इनका निशाना होता है। वहीं 50 से करीब 100 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार इनकी है। ये मॉस्किटो फ्लीट जिसमें नस्र, कोसार, कादिर, जफार जैसी तमाम मिसाइलें तैनात हैं। अबू मेहदी मिसाइल की तैनाती भी इस दौरान इसमें की गई है। कम गहराई वाले समंदर में बेहद प्रभावी जंगी जहाजों के मुकाबले नावों की कीमत काफी कम मानी जाती है, इसीलिए ये काफी कारगर ईरान के लिए मानी जा रही है। और ये मॉस्किटो फ्लीट इसीलिए दुश्मनों को चुनौती देने के लिए काफी है। तो देखा आपने किस तरीके से ईरान बड़ी राजनीति यहां पर करने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से ईरान अमेरिकी सेना को पीछे खदेड़ रहा है। अमेरिका ने एक तरफ तो ईरान के साथ सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर उसकी सैन्य तैयारी कुछ और ही कहानी बता रही है। हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए उसने फिर नई चाल चली है। अमेरिकी नौसेना ने मध्य पूर्व में अपनी ताकत को अचानक कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे एक बार फिर यह आशंका तेज हो गई है कि क्या नया अटैक प्लान किया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक विमान वाहक पोत USS जॉर्ज H.W. बुश अब हिंद महासागर में तैनात हो चुका है। संभव है कि इसका इस्तेमाल अरब सागर से हॉर्मुज में जाने वाले रास्ते को ब्लॉक करने के लिए किया जाए। हॉर्मुज में जाने के लिए जहाज अरब सागर से पहले ओमान की खाड़ी में जाते हैं, वहां से वो हॉर्मुज पार कर फारस की खाड़ी में पहुंचते हैं। तो अब देखना होगा कि अमेरिका क्या करता है। लेकिन खास बात यह है कि इसके साथ अब इस इलाके में एक साथ 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जो इराक और अफगानिस्तान युद्ध के बाद पहली बार हुआ है। यानी यहां वो हो रहा है जो सदियों पहले हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले से USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है, जबकि USS गेराल्ड आर फोर्ट लाल सागर में ऑपरेशन कर रहा है। अब तीसरे कैरियर की एंट्री ने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ताकत को चरम पर पहुंचा दिया है। ये कैरियर ग्रुप सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि पूरा चलता फिरता किला होता है। इसके साथ मिसाइल से लैस डिस्ट्रॉयर USS मेसन, USS डोनाल्ड कुक और USS रॉस भी तैनात है। इसके अलावा हाई स्पीड सप्लाई शिप USNS आर्कटिक भी साथ है, जो युद्ध के दौरान लगातार ईंधन और संसाधन उपलब्ध कराता है। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि USS जॉर्ज बुश ने अमेरिका के
नॉरफॉक बेस के करीब 18,507 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के रास्ते हिंद महासागर में प्रवेश किया। यह सामान्य रूट इसलिए चुना गया क्योंकि लाल सागर के बाब अल मदेब इलाके में सुरक्षा खतरे बढ़े हुए हैं। यानी साफ है कि ईरान हॉर्मूज में बड़ी चाल चल रहा है। ईरान समुंदर में अब लड़ाई कर रहा है, यानी समुंदर तो है लेकिन लड़ाई का मैदान बन चुका है। ईरान अपनी रणनीति से यूएस की सेना को पीछे खदेड़ रहा है, या ये कह ले कि खदेड़ दिया है, क्योंकि यूएस इतने सारे युद्धपोत वहां पर तैनात कर रहा है। तो यहां पर बड़ा सवाल ये खड़े करते हैं कि क्या जो यूएस कहता था कि हम सुपर पावर हैं, हम विश्व गुरु हैं, हमारे आगे कोई नहीं है, हमसे मत टकराओ, अब वो क्या ईरान से हारता यहां पर नजर आ रहा है? किस तरीके से ईरान अपनी रणनीति चल रहा है, किस तरीके से खेल कर रहा है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी नैना के पास और नैना से जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है। ईरान ये जानता ही नहीं कि आखिर उनकी लीडरशिप किसकी है, उनका लीडर कौन है, आखिर किसकी बात उन्हें सुननी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर अंदरूनी लड़ाई का आरोप लगाया। अंदरूनी लड़ाई की वजह से ईरान हार गया, हमारी मंजूरी के बगैर कोई जहाज आ जा नहीं सकता, ये बड़ा दावा ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ईरान की डील करने तक ये तमाम नाकेबंदियां जारी रहेंगी जो हॉर्मुज स्ट्रेट में एक तरह से उनकी तरफ से लगाई गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर से चली है दोहरी चाल। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर चली दोहरी चाल। पाकिस्तान की एक बार फिर से असलियत सामने आ गई है। दरअसल ईरान यूएस डील में पाकिस्तान का नया प्रस्ताव है, हॉर्मुज खोलो ब्लॉकेज हटाओ प्रस्ताव। पाकिस्तान ने ईरान को दरअसल ये नया प्रस्ताव दिया। ईरान अमेरिका बातचीत में ये नया मोड़ माना जा रहा है। इस प्रस्ताव में दरअसल हॉर्मुज को लेकर बात कही गई है, हॉर्मुज खोलो और ब्लॉकेज हटाओ, यानी कि ये खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से पहल की जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ नाकेबंदी की जा रही है, दूसरी तरफ लगातार तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं हॉर्मुज पर। सीधे सीधे ईरान ने कहा है कि जो भी जहाज यहां से निकलेगा बगैर परमिशन नहीं, और जो निकलेगा उसे टोल तो देना पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की ये मनमर्जी हम चलने नहीं देंगे। अब जिस रूप में हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां पर ब्लॉकेज लगाया गया है और यही वजह है कि अब उसे हटाने को लेकर बातें कही जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। ईरान ने अपने हालात के आधार पर अपनी रणनीति तैयार की और पूरी जंग में अपनी विशेष रणनीतियों पर ही एक तरह से वो चलता रहा है, और यही वजह रही कि भले ही ईरान को शुरुआत में कुछ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो भारी पड़ता दिख रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और ड्रोन पावर है। उसकी मिसाइलें भले ही कम रेंज की हैं, लेकिन वो बेहद शक्तिशाली और उन्नत है। इसके अलावा उसके ड्रोन बेहद शक्तिशाली होने के साथ सस्ते भी हैं। ईरान ने इस युद्ध में दुनिया को सस्ते हथियारों की अहमियत दिखा दी। उसके सस्ते और लंबी दूरी के ड्रोन ने अमेरिका के हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम की करोड़ों की मिसाइलें बर्बाद कर दी, जिससे न केवल अमेरिकी हथियारों की साख कमजोर हुई बल्कि उस पर आर्थिक बोझ भी पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान के 150 से ज्यादा जहाज समंदर की गहराई में जा चुके हैं। अमेरिका लगातार ईरान की नौसेना के खत्म होने का दावा करते रहे। इसके बावजूद ईरान का हॉर्मुज पर नियंत्रण बना हुआ है। आईआरजीसी ने समंदर में 2 जहाजों पर कब्जा करने का दावा किया। आईआरजीसी ने इस ऑपरेशन की तस्वीरें भी जारी की। इनमें एक बड़े जहाज के करीब ईरान की छोटी स्पीड बोट से जवान पहुंचते दिखे। इनके जरिए ईरान के जवान जहाजों तक पहुंचते हैं और जहाजों पर कब्जा कर लेते हैं। ये वाकया ये बताने के लिए काफी है कि ईरान की छोटी स्पीड बोट्स हॉर्मुज के करीब कितनी तेजी से ऑपरेशन कर सकती है। ईरान के मॉस्किटो फ्लीट में करीब 1500 छोटी स्पीड बोट्स हैं, जो समंदर की उथली लहरों पर उछलते हुए किसी भी जहाज तक पहुंच सकती है या उन पर हमला कर सकती है। खबरों के अनुसार मॉस्किटो फ्लीट की स्पीड बोट्स पर मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। इन पर नस्र, कोसार,
कादिर और जाफर जैसी मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा इन बोट्स पर करीब 1000 किलोमीटर रेंज वाली अबू मेहदी मिसाइल भी तैनात है। साफ है कि ईरान की ताकत कम भले ही हुई हो, लेकिन अभी भी बरकरार है और ये ताकत हॉर्मुज में दहशत फैलाने के लिए काफी है, क्योंकि ईरान को दहशत फैलाने के लिए केवल एक बार जहाज पर सफल हमला करना होगा, जबकि अमेरिका को अपने दोस्तों को सुरक्षित होने का एहसास कराने के लिए हर जहाज को हर बार और हर हथियार से बचाना होगा। बहुत शुक्रिया नैना। तो समझा आपने किस तरीके से ईरान यहाँ पर रणनीति चल रहा है, किस तरीके से चाल खेलने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से यूएस आर्मी को पीछे धकेल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज़फायर बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने सेना को पूरी तरीके से तैयार रहने का भी आदेश दे दिया है। यानी सीज़फायर तो दिखावा है, असली खेल तो पर्दे के पीछे जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका एक डुअल स्ट्रैटेजिक पर काम कर रहा है, यानी एक तरफ बातचीत की पेशकश तो दूसरी तरफ भारी सैन्य दबाव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को भी इस क्षेत्र में भेज रहा है। इनमें मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स शामिल हैं, जो तेजी से हमले और ऑपरेशन के लिए जानी जाती हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, हजारों सैनिक और लगातार बढ़ती तैनाती एक बार फिर ये सब संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ बातचीत पर भरोसा नहीं कर रहा। अंत में पूरी कहानी का सार यही है कि ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि आज की दुनिया की तकनीकी धड़कन बन चुका है। और जब धड़कन पर ही दो महाशक्तियां हाथ डालने लगे तो पूरी दुनिया की सांसें रुकने लगती हैं। अमेरिका और चीन का यह टकराव अब उस मोड़ पर है जहां ना इधर चैन ना उधर राहत वाली स्थिति बन चुकी है। एक तरफ ताकत का घमंड है तो दूसरी तरफ भविष्य की भूख, और बीच में फंसी है पूरी मानव सभ्यता, जो बस इतना चाहती है कि ये आग नियंत्रण से बाहर ना जाए। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब बड़े खिलाड़ी शतरंज की बिसात उलटते हैं तो सबसे पहले आम आदमी की जिंदगी ही बिखरती है और फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। खाड़ी में युद्ध, चाइना ताइवान के बीच में भिड़त और बीच में फंसे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखना यह होगा कि आने वाला समय डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैसा रहता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप बड़ी मुश्किल में फंसेंगे या फिर यहां पर कुछ और ही होगा। लेकिन फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।